नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का, और ये मॉडल पेपर थी आपका। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे आपके वो डिस्कस होंगे 41 to 60, ठीक है ना। तो याद रखना, अब ऐसा है कि जैसे मैथ्स का तो आपका सेपरेट हो जाता है, तो मैं 20 क्वेश्चन उसके डिस्कस कर चुका हूँ। इंग्लिश भी सेपरेटेड हो जाता है, पर होता क्या है जैसे कि 41 से लेके 120 तक क्वेश्चन जो आपके वो मिक्सड आते हैं। उसमें जनरल स्टडीज़ आ जाती, उसमें आपका इंडस्ट्रियल लेवल, लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और वो मिक्सड होते हैं। तो अब पर्टिकुलर नाम नहीं लिख रहा मैं, तो इसी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आप उस हिसाब से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गांधी जी कॉल्ड फॉर अ प्री मॉडर्न, मॉरली एनलाइटेंड एंड द पॉलिटिकल इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अच्छा, गांधी जी का जो थ्योरी थी वो कैसी थी? प्री मॉडर्न थी, ठीक है ना। मॉरली इनलाइटेंड थी कि भाई हमें सिद्धांतों पे काम करना चाहिए। अपॉलिटिकल थी कि अराजनीतिक होनी चाहिए, इंडियन स्टेट बनना चाहिए, और वो कम्युनिटी का क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, वो चाहते थे ऐसा। और यही था कि इन्हीं के प्रयास थे जब आपका पंचायती राज इंट्रोड्यूस होता है। आर्टिकल 40 में सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है। सेकंड लिखा हुआ, सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ एन ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर एट लीस्ट फॉर द अर्ली ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अगर जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, तो जब तक भारत का बोल सकते हैं कि पैटर्न पूरी तरीके से सही नहीं हो जाता, जब तक एक राजनीतिक या बोल सकते हैं सोशल, बोल सकते हैं कि अगर व्यवस्था बेहतर नहीं बन जाती, तब तक कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसे क्या करे, रूल करे, ठीक है ना। तो ये वो चाहते थे। और तीसरा आता है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अट्रैक्ट टूवर्ड द मिलिट्रिज्म। बिल्कुल सही है, वो आपका मिलिट्री के उसके सपोर्ट में थे। पर वेर इज द गांधी जी वॉज अगेंस्ट इवन डिफेंसिव वॉर। नहीं, यहाँ पे गलत है। गांधी जी जो थे वो वॉर के अगेंस्ट थे, पर डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट नहीं थे। वो अट्रैक्ट जो आपका क्या होता है, एग्रेसिव वॉर होती है, उसके अगेंस्ट थे। तो ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाता है। आंसर बनेगा कि आपको कौन कौन से सही है, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है। की पॉइंट हमेशा ये देखना है कि इनकरेक्ट बोल रहा है कि करेक्ट बोल रहा है। अच्छा, लिखा हुआ है, सुभाष बॉस वॉज डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द मिलिट्री ऑन द होल, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट द डिफेंसिव वॉर। तो मिलिट्री के तो अगेंस्ट थे, पर वो डिफेंसिव वॉर के थे, आपके सपोर्टर थे। कि अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, तब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने डिफेंस के लिए आप मिलिट्री का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। और लिमिटेड स्केल में करना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आर्मी बना दो। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपका टीचर होता है और जो आपका कौन होता है, आर्मी पर्सनल होता है, उससे भारत सरकार 1 रुपये तक नहीं कमाती। पर ये हमारी सिक्योरिटी के लिए और एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दोनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी अ कंट्री शुड बी मॉडल्ड ऑन इंडिया ऑन द पास्ट, ठीक है ना। अपने पास से सीखना चाहिए, ये उन्होंने बोला। हिज राइटिंग कॉल फॉर अ प्री मॉडर्न, मॉरली इनलाइटेंड एंड अ पॉलिटिकल इंडियन स्टेट्स। तो पहला वाला सही होता है। बोस ऑन द अदर हैंड फेवर्ड अ डेमोक्रेटिक स्टेट, बट ओनली, डेमोक्रेसी चाहते थे कि भारत में क्या है, स्वतंत्रता आए, पर ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द नेशन रिबिल्डिंग, ठीक है ना। जब तक देश का एक फिर से क्या नहीं हो जाता, निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, और जब तक एडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, मतलब जब तक कि क्या होता है आपका, जब तक आपका गरीबी का उन्मूलन नहीं हो जाता, सोशल इनक्वालिटी को हटाया नहीं जाता, जब तक समानता नहीं आ जाती सामाजिक तौर पर, तब तक क्या होनी चाहिए उसके, बोल सकते हैं उसका गार्जियन एक ऑथोरिटेरी, बोल सकते हैं एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो तब तक उस चीज को देखे जब तक हमारा नेशन का क्या ना हो जाए, रिबिल्ड ना हो जाए हमारा नेशन। चलिए, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद। तो रॉलेट, अब लिखा हुआ है रॉलेट सत्याग्रह। तो आप जानते हो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था आपका, ठीक है ना। तो ये कैसा था आपका एक्ट? तो ये 1990 में आया था आपका, मार्च में, ठीक है ना। और ये एक्ट था आपका किस तरीके से, जो आपके कौन से होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते थे, या जो बोल सकते हैं जो सरकार के खिलाफ था। तो उस तरीके से लाया गया था कि जैसे बोलते हैं, नो वकील, नो दलील, नो अपील, कि आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 साल का कारावास था, ये मैं पढ़ा चुका हूं। 2 साल का कारावास था बिना किसी वारंट के, नो वारंट, नो वारंट, ठीक है ना। 2 साल का कारावास था। मतलब जो आपका रिट होती है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की रिट है, जैसे आर्टिकल 32 में, तो उसमें हैवेस कॉर्पस आता है, तो वो आपके पास नहीं होता था। तो 2 साल बिना किसी वारंट के गिरफ्तार, बोल सकते हैं कि क्या कर सकती थी, जो पुलिस हो सकती, पुलिस थी आपकी, ब्रिटिश पुलिस, वो क्या कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। किसी को भी शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ था। और इसी के बाद देखने को मिला था आपका कब, अप्रैल में, 13 अप्रैल, जब बैसाखी का दिन था 1919 में, आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। चंपारण मूवमेंट, गांधी जी का पहला मूवमेंट आपका 1970 बिहार में। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें 1905 से स्टार्ट हो गया, 1911 तक चलता आपका।
और सिपाही म्यूटनी 1857। तो ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था, ये सिपाही म्यूटनी से रिलेटेड था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो था ये पब्लिश हुआ था दिल्ली गजट में, ठीक है ना। और इसने बात की थी किसकी, ग्रेट म्यूटनी ऑफ द 1857 की। कहा जाता है कि इसके जो आपके कौन थे ऑथर थे, वो फिरोज शाह थे। फिरोज शाह मैं बता दूं तो ये आपके ग्रैंडसन थे, पोते थे किसके, मुगल एम्पर जो थे उस टाइम के, देन मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर के। तो वो बोलते हैं कि हुज रिस्टोरेशन टू फुल पावर वाज द मेन एम ऑफ द रेबल्स, कि उनका काम क्या था कि रेबल जो थे जब जो किसके खिलाफ आ जाते हैं, आपका ब्रिटानी सरकार के खिलाफ आ जाते हैं, तो उनको यानी कि फुल पावर देने के पक्ष में थे। और उस समय पावर ली जा सकती थी जब आपका सिपाही म्यूटनी चल रहा था। इट एक्सप्रेस द कंप्लीट डिसइल्यूजनमेंट विद द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे ब्रिटिश रूल के, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश मिशनरी थी वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर क्या कर रही थी, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी और लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो नागालैंड की तरफ आपकी ज़्यादातर कौन सी पॉपुलेशन पाई जाती है, तो क्रिश्चियनिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे घुलने मिलने नहीं दिया गया था इंडियंस के साथ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आता है तो दिल्ली गजट 1857 म्यूटनी से रिलेटेड है। और फिर उस जो पौधे थे किसके, बहादुर शाह जफर के, उन्होंने इसे क्या किया था, आपका वो ऑथर थे इसके। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स इनिशियल ईयर्स। इनिशियल मतलब जो शुरुआती था, शुरुआती जो फेज बोला जाता है वो आपका मॉडरेट्स का बोला जाता है। मॉडरेट्स मतलब जो आपके कौन थे, नरम दल के। तो ये आपका माना जाता है 1885 में जब आपका बना था, तो ये चला था आपका 1905 तक माना जाता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, एक्सट्रीमिस्ट आती है, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, राइज करते हैं उस टाइम पे। और वो चला था आपका 1952 और वो चलता है 1917 जब गांधी जी की एंट्री होती है। मतलब गांधी जी की एंट्री वैसे 1950 में हो जाती है, पर चंपारण सत्याग्रह के बाद बोला जाता है कि गांधी एरा माना जाता है। तो मॉडरेट्स की एंट्री दी, तो लिखा हुआ टू वेल्ड इंडियंस इनटू द नेशन, ठीक है ना। आपका क्या एक राष्ट्र का निर्माण करना था भारतीयों के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू क्रिएट अ कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, बिल्कुल सही है। एक क्या करना था, कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप बनानी थी। टू क्रिएट कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द कमर्शियल या कॉमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये भी सही है। टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, नहीं। मॉडरेट्स का बिल्कुल भी इनिशियल फेज में आपका क्या नहीं था, टारगेट नहीं था कि भारत को क्या मिले, आज़ादी मिले किससे, ब्रिटिश रूल से। तो ये थोड़ा दिमाग में रखा। हाँ, पर क्या बोल सकते हैं, राइट्स ज़्यादा होनी चाहिए किनके पास, हिंदू बोल रहा हूँ, इंडियंस के पास अपने। तो देख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर बोलूँ तो 1885 में एलन ऑक्टोवन ह्यूम थे आपके। ये आपके कौन थे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसे फॉर्म किया था। सर हेनरी कॉटन हो गए, विलियम वेडरबैन, इन दोनों का नाम भी आता है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी के। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेशन था वो पुणे में होना था, पर वहाँ पर क्या हो गया था कि आपका ब्लैक डेथ बोलते हैं, जैसे ब्लैक डेथ बोलते हैं प्लेग को, तो ब्लैक डेथ ये फैल गया था, महामारी थी, फैल गया था। तो इसके कारण उससे यानी कि वहाँ से पोस्टपोन करके वहाँ से ट्रांसफ़र करके मुंबई लाया गया। और मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, यहाँ पर उसका पहला सेशन आपका कंडक्ट किया गया। जो पहले आपके प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, और लगभग 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 54 आपके हिंदू थे, 2 आपके मुस्लिम थे और बाकी अदर रिलीजन्स के थे। अच्छा, उस समय अगर पूछा जाएगा तो आपके कौन थे, तो उस समय आपके डफरिन थे, आपके वाइस रॉय। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट लिखा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस वाज टू वेल्ड इंडियन इनटू द, ठीक है ना, इनटू अ नेशन, ठीक है ना, बोलते हैं राष्ट्र का निर्माण करना था इंडियंस के थ्रू। टू क्रिएट अ कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप बता दिया। टू क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीमैन फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट सोशल एंड द नेशनल क्वेश्चन ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी वॉल सिद्धांत सुना होगा आपने, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये एक्सट्रीमिस्ट ने दी थी, बाल गंगाधर तिलक लोगों ने दी थी। तो उनका ये मानना था कि जो आपके अंग्रेज है ना, वो एक हिसाब से सेफ्टी वॉल की तरह काम करवा रहे, किनसे, मॉडरेट से। मतलब अंग्रेज अपना काम करते रहेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडरेट्स को पूछे जाएंगे, किनके द्वारा, जो आपकी कॉमन कौन है पीपल है इंडिया की, कॉमन इंडियन है, वो क्या करेंगे, मॉडरेट्स को क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से मतलब अपना एक बोल सकते हैं सेफ्टी, बोल सकते हैं एक हिसाब से, जो बोल सकते हैं एक सील्ड की तरह यूज़ कर रहे थे किसको, मॉडरेट्स को। ये आरोप लगाया था किसने, एक्सट्रीमिस्ट ने। तो आपने ये थोड़ा दिमाग में रखना है। आगे लिखा हुआ था टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वाज नॉट वन ऑफ द अर्लियर ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल। तो शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं था कि ब्रिटिश जो आपकी सरकार है उससे हमें क्या मिले, इंडिपेंडेंस मिले। मॉडरेट्स का जो माना जाता है कंट्रोल था आईएनसी पे, वो 1885 टू 1905 तक रहा है। द मेथोडोलॉजी ऑफ द मॉडरेट्स वाज द प्रेयर, पेटिशन एंड द प्रोटेस्ट। तो ये प्रेयर करते थे, पेटिशन लगाते, प्रोटेस्ट करते थे और सीधे तौर पे बात करते थे किससे, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना, गवर्नमेंट के साथ सीधे बात की जाती थी। दे नेवर वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स
rather they believed in the system implemented by the Britishers, ठीक है ना. पैसिव रेसिस्टेंस वाज देयर मेथोडोलॉजी. पैसिव रेसिस्टेंस था, एक्टिव फॉर्म में नहीं आते थे और जो भी मांगे होती थी सीधे सरकार के सामने रखा जाता था और सीधे तौर पे रखा जाता था, बात होती थी मुद्दों पर, मतलब एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती थी इनकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना, डिफेंसिव होती थी. और ज़्यादातर जो थे वो कैसे थे आपके, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं जो आपके अनुभवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे इसमें, मॉडरेट्स में, ठीक है ना. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. दे वर नॉट फर्म इन देयर डिमांड्स, दे बिलीव्ड इन द जुडिशियल कैपेसिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विद रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वर द मॉडरेट्स. मॉडरेट्स में जो आपका नाम आता है, एक फिरोजा मेहता का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है. जहीं वहीं बात करें अगर किसके एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, गरम दल की बात करें तो उसमें अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और आपका बोल सकते हैं, और लाला लाजपत राय हो गया, अरविंदो घोष हो गया, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनका नाम आता है. तो यहाँ पे उसने मॉडरेट्स की बात की है, तो मॉडरेट्स कौन से हो गए आपके, सेकंड एंड थर्ड. अच्छा, पढ़ लेते हैं. तो लीडिंग फिगर ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1905 वर मॉडरेट्स. लीडिंग मॉडरेट्स वर A.O. ह्यूम थे, ठीक है ना, आपके जो आपके आईएनसी से कनेक्टेड थे. W.C. बैनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गए, फिरोजा मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, पंडित मदन मोहन मालवीय हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, जस्टिस रानाडे हो गए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए. ये शुरुआत के आपके कौन से लीडर थे, मॉडरेट थे. The closing decade of the 19th century and the early years of the 20th century witnessed the emergence of the new and the younger group of within the Indian. अब होता क्या है, जैसा आपका 20th century स्टार्ट होती है, मतलब 1900 आपका खत्म होता है, 1900 टू ये माना जाता है आपका 1999 तक, 19th सेंचुरी. अगर कभी पूछा जाएगा ना 19th सेंचुरी कौन सी है, तो 19th सेंचुरी होती है आपकी 1900 टू 1999. जैसे अभी कौन सी काम कर रही है, जैसे अभी देखो, सही बोला ना, नहीं गड़बड़ हो गई. 19th सेंचुरी जो होती है, जैसे अभी 21st सेंचुरी लगी हुई है, ठीक है ना. तो 19th सेंचुरी थी, वो थी 1801 से लेके चलते 1899 तक, और ये हो गई. और 20th सेंचुरी अगर पूछा जाएगा तो ये चलती है आपकी 1900 से लेकर 1999 तक. और ये अभी जो लगी हुई 21st सेंचुरी है, तो ये आपकी चलेगी 2099 तक चलेगी. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि ठीक है ना, यंगर ग्रुप विद इन द इंडियन. तो ये क्या होता है, आपके एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, लीडर्स आते हैं और काफ़ी यंग रहते हैं उस टाइम पे, विच वॉज शार्पली क्रिटिकल ऑफ द आइडियोलॉजी एंड द मेथड्स ऑफ द ओल्ड लीडरशिप. तो वो क्रिटिसाइज करते थे और उसके कारण था कि 1907 में आपका क्या देखने को मिलता है, आईएनसी क्या करती है, स्प्लिट मारती है, सूरत जिसे बोलते हैं, सूरत अधिवेशन में, सूरत स्प्लिट, ठीक है ना. ये कब हुआ था आपका, 1907 में हुआ था, जब आपके एक्सट्रीमिस्ट और जो कौन होते हैं मॉडरेट्स, ये अलग हो जाते हैं. और इस समय जो आपके कौन थे, जो प्रिसाइड किया था आईएनसी को, किसने किया था, रास बिहारी बॉस ने, ठीक है ना. रास बिहारी बॉस को बनाना चाहते थे कौन, मॉडरेट्स, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वो किसको बनाए, लाला लाजपत राय या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक में से एक को. पर यहाँ पर कामयाब रहते कौन, मॉडरेट्स, और यहीं पे अलग हो जाते हैं आपके. फिर आपने देखा होगा कि 1916 में ये एक साथ है, लखनऊ अधिवेशन जिसे बोला जाता है, लखनऊ डिक्लेरेशन. जब क्या होता है आपके मुस्लिम लीग हो गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक साथ आते हैं और ये प्रयास रहते हैं किसके, आपके एनी बेसेंट के. और इसको प्रिसाइड करते हैं, इस सेशन को, आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड करते हैं आपके मजूमदार, ठीक है ना. तो आगे लिखा 3 दीज एक्सट्रीमिस्ट वर. अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन थे, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए. नेक्स्ट चलते हैं. विच वॉज नॉट एन एम बिहाइंड द डिवीजन ऑफ द बंगाल बाय द लॉर्ड कर्जन. कौन सा एम नहीं था, टू अटैक द नेशनलिज्म इन द बंगाल. बिल्कुल सही है. भारत में माना जाता है कि नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ था बंगाल से हुआ था, ठीक है ना. तो उसको अटैक करने के लॉर्ड कर्जन के करते हैं, डिवीजन करते हैं किसका, बंगाल का. बंगाल में मैं बता दूं, बंगाल में पूरा आपका असम से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट का पूरा ले लो आप. आपका बंगाल हो गया पूरा, आपका उड़ीसा हो गया, आपका मान के चलिए बिहार हो गया, ये सारा इसी के अंदर आता था. बिहार झारखंड सारा इसी का पार्ट था. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये बिल्कुल आपका चलता है उस टाइम पे. टू शो द पावर ऑफ द ब्रिटिश रूल, बिल्कुल बोल सकते हैं नेशनलिस्ट को अपनी पावर दिखाने के लिए लॉर्ड कर्जन क्या कर देते हैं, बंगाल का पार्टीशन करते हैं. टू मेक द बैलेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ना, ऐसा कुछ नहीं रहता. तो जो यहाँ पे आंसर बनेगा कि उसने नॉट बोला है, तो ये इसका आंसर है. अच्छा, लिखा हुआ है कि फैसिलिटेटिंग द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वेट वाज नॉट द मोटिव बिहाइंड द लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ द बंगाल. द डिसीजन ऑफ द टू पार्टीशन बंगाल वाज टेकन इन द ईयर ऑफ द 1905. और जानते हैं कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, 1905 में हुआ था. तो लिखा हुआ है वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स टू डिवाइड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया इनटू द सेपरेट प्रोविंस. तो उसको क्या कर देते हैं, आपका बंगाल को जो किया गया था वो किसके उस पर बिहाफ में किया था, मैं बता दूं. उसका एक रीज़न था कि उन्होंने जो आपका क्या होता है रिलीजन बेस पे से तोड़ दिया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए.
तो ये एक टैक्टिक्स थी किसकी, लॉर्ड कर्जन की, जो कामयाब रही मेरे हिसाब से। जो आज का आपका बांग्लादेश है और जो मुस्लिम लीग जो आपकी फॉर्म्ड हुई है, जो आपका पाकिस्तान था, कहीं ना कहीं ये कारण माना जा सकता है आपका कौन सा, जब आपका क्या होता है, बंगाल पार्टीशन होता है। आगे लिखा हुआ है बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द टू, ठीक है बता दिया मैंने। द प्रपोजल फॉर द पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट, अच्छा कब आपका इफेक्ट में आ गया था, तो बंगाल का पार्टीशन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और इसे कहा गया था बंग भंग, ठीक है ना, नेशनलिस्ट के द्वारा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है आपका 1905 से चलता है 1911 तक। उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पे जो आपके लॉर्ड कर्जन तो हट जाते हैं, पर आपके कौन आ जाते हैं, एक सेकंड रुकना है, मेरे दिमाग से उतर गया नाम, जिन्होंने दिल्ली ट्रांसफ़र करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग टू, तो वो दिल्ली कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आपकी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगता है कि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा क्या उथल पुथल उसमें मच जाती है। पर होता क्या है कि फिर से यानी कि रीयूनियन करते हैं किसका, बंगाल का, पर फिर भी उसमें से आसाम वगैरह क्या होता है आपका अलग हो जाता है, केवल उड़ीसा बिहार और ये आपका थोड़ा बहुत ठीक रहता है, और जो आपका आज का बांग्लादेश है वो साथ में आता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन बिहाइंड द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप जानते हैं 1920 में था, तो कौन कौन से कॉजेज रहे हैं उसके, जलियांवाला बाग मैसेकर आप जानते हैं 1919 का, ये बिल्कुल सही है। दूसरा डिससेटिस्फिकेशन विद द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे वो आपके माने जाते हैं 1919 के रिफॉर्म्स माने जाते हैं। मॉन्टेग्यू आपके कौन थे, तो ये आपके सेक्रेटरी थे, और ये आपके कौन थे, वाइस राय थे। रॉलेट एक्ट आता है तो 1990 बिल्कुल सही है, ये तीनों, ये भी सही है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या होता है आपका, जो आपका क्या रहता है, सेपरेट इलेक्टोरेट रहता है, वो मुस्लिमों के अलावा दूसरों को दिए जाने का भी पक्षधर रहता है। और दूसरा प्रोविंशियल लेवल पे आपकी डीआरके क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट था वो भी होता है, क्योंकि 1919 से लेकर 1922 तक ये आपका चलता है। तो जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा चारों। लिखा हुआ है इट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था अगस्त फर्स्ट 1920 को आपका लॉन्च होता है बाय महात्मा गांधी। इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज नेशन वाइड ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। याद रखना महात्मा गांधी ने ये उस समय घोषणा कर दी थी कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सब मेरा साथ देते हैं तो मैं क्या कर दूंगा, इसी साल 1-2 साल में क्या करा दूंगा, भारत को आज़ाद करा दूंगा। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, और महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं 1922 में। अच्छा लिखा हुआ है कि कॉजेज कहते हैं तो जलियांवाला बाग मैसेकर एंड पंजाब डिस्टर्बेंस उसके बाद चलता है, और डिससेटिस्फिकेशन विद द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट, ये सारे सही है। अच्छा ये एबव मेंशन्ड कॉजेज रिजल्टेड इन द अनरेस्ट अमंग द मासेस एंड एक्सेस टू द पॉलिटिकल एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक हार्डशिप सफर्ड बाय द ऑर्डिनरी इंडियंस एडेड फ्यूल टू द फायर, कांग्रेस सेशन इन द नागपुर इन डिसंबर 1920 डिफाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फैसला कहाँ लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो 1920 का आपका जो आईएनसी का सेशन था, जिसको प्रिसाइड करते हैं आपके कौन, सी विजया राघवाचारी, विजया राघवाचारी, ये से प्रिसाइड करते हैं। और इसी में यानी कि डिसीजन लिया जाता है कि आपका कि जो आपका खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था कि टर्की में क्या होता है कि टर्की, ठीक है ना, तुर्की जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे खलीफा का पद होता था, जो अपने आप में मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी ऊंचा माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद या पैगंबरों के बाद जो माना गया था, खलीफा को माना जाता था, और जो मुस्लिम शासक थे वो इन्हीं के नाम पे क्या करते थे, शासन करते थे। तो ब्रिटेन क्या होता है उस समय जीत जाता है और खलीफा का पद को क्या कर देता है, अपदस्त कर देता है, हटा देता है। तो पूरे जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लीडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और आप जानते हैं खिलाफत मोमेंट जो चलाया था वो 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, भारत में इन्होंने चलाया था। और आईएनसी से जो निकल के आते हैं वो आते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये आईएनसी से रहते हैं, और इसी में डिसीजन लिया जाता है कि गांधी जी डिसीजन लेते हैं कि वो क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें जो आपके कौन थे, मुस्लिम जो पार्टिसिपेशन था वो भी बहुत तगड़ा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस मोमेंट में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी मोमेंट में देखने नहीं मिलती, जब इसके बाद के देखने जितने भी होते हैं, चाहे आपका सिविल डिसोबीडिएंट हो, चाहे आपका फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट इन वेजाक्स। अच्छा किसको नहीं लेता है, तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो फिर से आ गया आपका 1920 का। तो बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, बिल्कुल गांधी जी ने बोल दिया था कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनका बॉयकॉट किया जाए, पढ़ाई छोड़ दें, बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो छोड़ दें, इस तरीके से था। बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स बिल्कुल सही है। पॉपुलर वायलेंस नहीं, वायलेंस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, ये मत लिखना। द सरेंडर ऑफ द ब्रिटिश टाइटल, जितने भी ब्रिटिश टाइटल लिए हैं कि नहीं वो क्या करते, सरेंडर कर दें, तो ये 3 थे।
तो लिखा हुआ है एज एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉक्ड इट्स सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रिफॉर्म्स फॉलोइंग द रॉलेट एक्ट ऑन द 21st of March 1999 and Jallianwala Bagh massacre of the 13th of April 1919. The non-cooperation movement was launched on the 5 of September 1920 by the Mahatma Gandhi with the goal of the self governance. किसकी बात करते हैं? स्वशासन की बात करते हैं एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं. मैस्करे टुक प्लेस इन द चौरी चौरा. आप जानते हैं ये कहाँ पे, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में. गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में. तो वहाँ पे कई सारे आपके पुलिसकर्मी मारे थे और कुछ लोग मरे थे, ठीक है ना, कि उन्होंने पुलिस चौकी जला दी थी वहाँ पे. अच्छा, आफ्टर दिस वायलेंस गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. लिखा विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिफरेंसेस बताना है कि कौन कौन सा अलग है. तो लिखा हुआ है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूर्ण स्वराज वाइल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज. ठीक है, बिल्कुल सही है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें पहली बार वर्ड देखने को मिलता है स्वराज का, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आते आते 1930 तक भारत का जो गोल रहता है वो पूर्ण स्वराज की तरफ रहता है, जिसे बोलते हैं आपका क्या, कंप्लीट बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है ना. और ये पहली बार कब आता है? 1920 का जो आपका 29 का आपका लाहौर सेशन रहता है आईएनसी का, जिसको आपका प्रिसाइड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू. और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं किस तारीख को? रावी नदी के किनारे पे. रावी के किनारे पे कहाँ पर? 26 जनवरी को, कि ये हमारा क्या इंडिपेंडेंस डे. तो इसीलिए याद रखना 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है आपका रिपब्लिक डे, तो इसी कारण मनाया जाता है. अच्छा, लिखा हुआ है मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज रिलेटिवली लेसर देन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन द कंपेयर टू द सिविल. नहीं, ये गलत है. मैंने अभी तो बता रहा हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था इसलिए ज़्यादा था, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट होता है किसका? आईएनसी का. और जो आपका वहाँ से लीड करते हैं वो कौन करते हैं आपका? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, जो फर्स्ट आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे. तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में उतना ज़्यादा मुस्लिम सपोर्ट देखने को नहीं मिलता जितना नॉन कॉपरेशन में. तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है. तो ये बोल रहा है कि आपका कौन सा है, तो मैं बता दूं यहाँ पे क्या लिखा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन विच आर करेक्ट. तो केवल फर्स्ट सही है आपका, ठीक है ना. तो लिखा हुआ है कि देयर वर certain aspect in the which the civil disobedience movement differs from the non-cooperation movement. These comparisons are follow. The state objective of the civil disobedience movement was the complete independence or the non-Wogli worded Swaraj. Civil disobedience movement had an object of the Purna Swaraj. The Purna Swaraj demand was made in the Lahore session of the Congress by the Jawaharlal Nehru in the 1929. तो ये आपका सही हो जाता है. Next, the method involved a violation of the law from the very beginning and not just the non-cooperation with the foreign rules. This was a decline in the form of the protest involving the intelligentsia, such as the lawyer giving up the practices, छोड़ना था, student giving up the government schools to join the national schools and the colleges. Muslim participation was nowhere near that in the non-cooperation movement label. उतना नहीं था जितना क्या था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखने को मिल रहा था पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम्स, उतना नहीं था किसमें आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में. नो मेजर लेबर अपसर्ज coincided with the movement. The massive participation of the peasants and the business groups compensated for the decline of the other feature. अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना कि जो आपके कौन थे बिजनेसमैन थे उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में. उसका कारण बताऊंगा अभी मैं आपको. द नंबर ऑफ दोज इम्प्रिजन्ड वॉज अबाउट 3 times मोर दिस टाइम, ठीक है. तो कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइजेशनली आपकी स्ट्रांग बनी थी, कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज कांग्रेस क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी. तो लिखा, अब देखो डिफरेंस देख लेते हैं. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का, ये 1930 का. अच्छा, इसकी कंडीशन क्या की थी? तो कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ था 1914 टू 1918. रॉलेट एक्ट इसका कारण था. जलियांवाला बाग हो गया. रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज अ मेजर रीजन फॉर द मूवमेंट. वहीं अगर बात करें किसके, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, तो लिखा होता कंडीशन क्रिएटेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1929. ये स्टार्ट होता है आपका ग्रेट डिप्रेशन, मतलब होता है कि आपकी आर्थिक क्या बोलते हैं आपका महामंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है. तो ये स्टार्ट होती है यूएस से. उस समय जो पूरी दुनिया की जीडीपी थी वो लगभग आप मान के चलिए 30% से श्रिंक करती है पूरी वर्ल्ड की, जैसा अभी हालात हो रखे हैं आपके कोरोना के टाइम पे. फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन एंड द रिजेक्शन ऑफ द गांधी जी 11 डिमांड्स. इसके बारे में देखो मैं पढ़ा चुका हूँ कि गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी, और जिन्ना की भी थी शायद से, आई थिंक उनकी कितनी थी, 17 सूत्रीय कि 18 सूत्रीय मांग थी, 16 के आसपास थी शायद से. तो वो दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको. मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट. अच्छा देखो, मुस्लिम पार्टिसिपेट इन द लार्ज स्केल, मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द लार्ज स्केल. द मिडिल क्लास पार्टिसिपेट ऑन द लार्ज स्केल. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बिजनेस क्लास कर रहा था. कारण था उसका क्या, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1929. अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो द मूवमेंट वाज विदड्रॉन इन द 1920 ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ द चोरा चोरी. वहीं अगर बात करें 1930 की, कारण क्या था कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे वो, बिल्कुल अहिंसा के. पर चोरी चोरा में क्या हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं. वहीं अगर बात करें सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, तो मूवमेंट वाज विड्रॉन इन द 1931 जब आपका गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, साइन होता है. गांधी इरविन पैक्ट की जो आपकी कंडीशन थी वो मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं.
अच्छा, द ग्रेट डिप्रेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अगस्त 1929 टू 1933 तक चलता है, और ये स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से। लिखा होता है ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सेवर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट टुक प्लेसेस मोस्टली। अच्छा, एक आपका डिप्रेशन 2008 में देखने को, पर भारत में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था। ड्यूरिंग द 1930s बिगिनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट द टाइमिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वेरिड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द मोस्ट कंट्रीज। इट स्टार्टेड इन 1929 एंड लास्टेड अंटिल द 1930। अच्छा, तो लगभग 43 मंथ तक आपका डिप्रेशन चला था। ग्लोबल जीडीपी जो थी डिक्लाइन हुई थी 26.7% से, ठीक है ना, कम हो गई थी। और पीक ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट था आपका 24.9 1930 था, मतलब इतना आपके क्या हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे 100 में से। तो याद आप रखना। अच्छा, जो नेक्स्ट देखने को मिलता है रिसेशन 1937 और 1938 को देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 आप जानते हैं, फेलियर ऑफ द वेबल प्लान रिजल्टेड इन द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अरे कहाँ वेबल प्लान तो आपका 1945 का था, ठीक है ना, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब का था आपका, 1942 का था। तो ये थोड़ा आप याद रखना, ये आपका था क्रिप्स मिशन जब आता है भारत में, क्रिप्स 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है। इट टुक प्लेस, तो पहला तो गलत है। इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड लिंथिनको। लिंथिनको के टाइम की बात अगर मैं बोलूँ, हाँ बिल्कुल सही है, लिंथिनको उस टाइम पे आपके कहते हैं वाइस रॉय थे। अच्छा, तीसरा आता है आपका गांधी जी के द स्लोगन डू एंड डाई, आप जानते करो या मरो का नारा दिया था। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन, हाँ बिल्कुल, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कांग्रेस को क्या बोल दिया था, उसे अनलॉफुल बता दिया था, बैन कर दिया था। तो आंसर जो बनेगा जो सही है वो है 2, 3 एंड 4। लिखा था फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन रिजल्ट इन द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन क्या होता है आपका, फेलियर था। अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, आगे लिखा हुआ है। गांधी के विन द स्लोगन डू एंड डाई, ये सही है आपका। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टेटेड टू फॉलोइंग द रेजोल्यूशन टू द मूवमेंट एंड इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट कहता है कि तुरंत आप क्या करो, ब्रिटिश रूल को खत्म करो। डिक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल द imperialism and the fascism, formation of the provisional government in India after the British withdrawal, or sanctioning a civil disobedient movement against the British rule. Actually, government servants, soldiers, peasants, students, princes, etc. all participate in the movement. The Congress was declared an unlawful association. ठीक है, leader were arrested and its offices all over the country were raided and their funds were frozen. ठीक है, the first phase of the movement was peaceful and the demonstrated and ठीक है ना, अनप्रोक्लेमेशन लिखा हुआ है, द पीसफुल प्रोटेस्ट वॉज कैरिड आउट टिल द महात्मा गांधी रिलीज। ठीक है, सेकंड फेज रहता है, फर्स्ट फेज तो ठीक ठाक रहता है, पर सेकंड फेज में वायलेशन स्टार्ट हो जाता है ऑफ द मूवमेंट वॉज वायलेंट विद द रेड्स एंड द सेटिंग फायर टू द पोस्ट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इनमें आग लगा दी जाती है, रेलवे स्टेशन पे। लॉर्ड लिंथन को अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द वायलेंस। तो याद रखना उस टाइम पे आपके कौन थे, जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, लॉर्ड लिंथन को आपके कौन थे, आपके वाइस रॉय थे। अच्छा, बात कर लेते हैं तो क्रिप्स मिशन की, तो लिखा हुआ था क्रिप्स मिशन वाज द फेल्ड अटेम्प्ट इन द लेट मार्च 1942 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सिक्योर द फुल इंडियन कॉपरेशन एंड द सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट्स इन द वर्ल्ड वॉर 2। क्रिप्स मिशन इसलिए भारत आता है, तो उसको जो हेड करते हैं वो रहते हैं सीनियर मिनिस्टर रहते हैं आपके लेबर पार्टी के, जो लेफ्ट विंग थी वहाँ की, जिसके आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल और महात्मा गांधी का 36 का आंकड़ा था भाई, ये आप याद रखना। ठीक, पसंद नहीं करता था विंस्टन चर्चिल किसको, महात्मा गांधी को। तो स्टेफर्ड क्रिप आते हैं और वो बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2, आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था 1939 टू 1945 ये चलता है। तो वो चाहते थे, आप जानते हैं जैसे कि भारत ने इससे पहले सपोर्ट किया था 1914 टू 1918 में सपोर्ट किया था, अपने कई सारे लाखों सैनिक भेजे थे किसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। और उस समय जो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा जो अंग्रेजों से क्या था कि वो हमें कहते थे डोमिनेंट स्टेट दे दें, और उन्होंने बात भी की थी, हाँ ठीक है बोल के, जैसे युद्ध खत्म होगा हम आपको डोमिनेंट स्टेट दे देंगे। डोमिनेंट स्टेट मतलब ये होता है कि राजपाट आप चलाओ, ठीक है ना, गवर्नेंस आप चलाओ, बस जो मोहर लगेगी वो किसकी लगेगी, ब्रिटिश क्राउन की लगेगी या महारानी की लगेगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो पहले हम डोमिनेंट स्टेट्स चाहते थे, बाद में जाके हमने पूरी तरीके से पता लगा जब उन्होंने धोखा किया हमारे साथ, तो हमें फिर क्या चाहिए था, फुल गवर्नेंस चाहिए था, ठीक है ना, जिसे बोलता हूँ आपका क्या, पूर्ण स्वशासन या पूर्ण स्वराज। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आगे लिखा हुआ है कि क्रिप्स was sent the negotiate an agreement with the nationalist Congress leaders including the Gandhi, most of whose leaders represent the majority Hindu population in the Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League, CP party, who claim to represent the minority Muslim population. Crips worked to keep India loyal to the British war effort in exchange for the promise of the election and the full self government. अब देते हैं भाई कि भाई तुम डोमिनेंट स्टेट्स ले लो, पर भारत अब मानता नहीं। बोले कि कब की थी हमने, तो लगभग आज से लगभग 20-25 साल पहले डोमिनेंट स्टेट्स की बात की थी। अब नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज। Once the war was over, Cripps discussed the proposal which he had drafted himself with the Indian leaders and published them. Both the major parties rejected. मना कर देते हैं इसे।
अच्छा, हिज प्रपोजल एंड दे वर ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू द चर्चिल। चर्चिल को बिल्कुल ये पसंद नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं करते। नो मिडिल वे वॉज फाउंड एंड दी मिशन फेल्ड, कांग्रेस मूव टुवर्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को वेरी इट रिफ्यूज टू कॉपरेट इन द वॉर एफर्ट, मना कर देते हैं। हालांकि गांधी जी सपोर्ट करते हैं और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि इस समय तो मौका है कि हम क्या करें, जर्मनी का फेवर करें और यहाँ से इंग्लैंड को भगा दें। तो उनकी बोल सकते हैं ठंड जाती है इस मामले में। In response to the British imprisoned practically the entire Congress leadership of the duration of the war, Jinnah and the Muslim to whom Cripps has offered the right to opt out the future union supported the war effort and gained the status in the British eyes। तो उस समय कौन, जिन्ना उन्हें सपोर्ट कर देते हैं किनको, ब्रिटिशर्स को। आगे लिखा, जिन्ना वाज सरप्राइज टू सी दैट द राइट टू ऑप्ट आउट द फ्यूचर यूनियन वाज अंडरटेकन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सिमला कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, आपका वेवल प्लान यहीं पे सेट होता है आपका 1945 में। तो लिखा सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज अ मीटिंग बिटवीन द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया लॉर्ड वेवल एंड द मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द, कहाँ पे होती है, तो ये आपका कहाँ पे होता है, वाइसरेगल लॉर्ड गे एट द सिमला, यहाँ पे होती है इन सिमला। कन्विंस टू एग्री ऑन द अप्रूवल ऑफ द वेवल प्लान फॉर द इंडियन सेल्फ गवर्नेंस के लिए होता है। एंड देयर इज रीच्ड अ पोटेंशियल एग्रीमेंट ऑन द सेल्फ रूल ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम की बात होती है, रिड्यूस द मेजॉरिटी पावर्स ऑफ द बोथ द कम्युनिटी इन दियर मेजॉरिटी रीजन्स। तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद हैं आपके, जिन्ना आपके हैं, सी राजगोपालाचार्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपके सी राजगोपालाचारी हैं, ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, और ये आपके जो मुझे लग रहे हैं ये आपके बोल सकते हैं राजेंद्र प्रसाद है, और यहाँ पे जो पीछे की तरफ है ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, टेक्स हाउएवर द स्टैंड टू इशू ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सीकिंग टू एसेट इटसेल्फ इन द क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम। हाँ, एक चीज़ और है कि मुस्लिम लीग ये बोलती है कि मुस्लिमों को भारत में जो रिप्रेजेंटेशन करे वो केवल मुस्लिम लीग करे, जबकि आईएनसी का बोलना था ऐसा नहीं है। आईएनसी कोई इंडियन पार्टी नहीं है, या बोल सकते हैं हिंदू फेवर्ड पार्टी नहीं है, वो इंडियंस को ही सपोर्ट करती है। और वहाँ से जो लीड करते हैं, मतलब आपका वेवल प्लान में जो आपका पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि नैले पे दैला फेंकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो फेंक देते हैं ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इन्हें पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेवल प्लान 1945। तो पढ़ा तो लिखा हुआ है, मुस्लिम वर टू हैव द 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो कांग्रेस रहती है वो, उनका जो पक्ष रहता है वो इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि वेवल प्लान में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। तो वैसे भी आने की जिन्ना क्या करते थे, उल्टा चलते थे, बिल्कुल जो आईएनसी करती थी उसका उल्टा करना था। तो क्या होता था कि रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था वेवल प्लान के थ्रू मुस्लिमों को, जो बोलते हैं कि 1/3, बाद में जाके आईएनसी से मना करती है कि जब वो बोलते हैं कि मुस्लिम लीग को कितना मिलना चाहिए, मतलब मुस्लिमों के लिए आप 1/3 सीट्स क्या करेंगे लेजिस्लेचर्स में, आपका क्या करेंगे बोल सकते हैं रिजर्व करेंगे, माना नहीं जाता इस बात को। पर वेवल प्लान में ये था, ठीक है ना। इट वॉज फाइनली नॉट एक्सेप्टेड बाय द बोथ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो रिजेक्ट कर देती है पर मुस्लिम लीग इसे एक्सेप्ट करती है, तो ये गलत हो गया आपका। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द प्रपोजल वाज द डोमिनेंट स्टेटस टू द इंडिया आफ्टर द वॉर। अरे डोमिनेंट स्टेट्स का नहीं था, अब सिंपल सी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, डोमिनेंट स्टेटस का तो चाहिए नहीं था, ये तो पहले थी हमारी। उसके बाद सेल्फ गवर्नेंस, मतलब आपका क्या था, पूर्ण स्वराज आ जाता है। ऑल द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ पे पढ़ना था, देखो लिखा ऑन द 14th of 1945 लॉर्ड वेवल अनाउंस द प्लान फॉर द न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, इन विच ऑल द मेंबर एक्सेप्ट, सारे मेंबर वाइसराय को छोड़ के, जो लॉर्ड वेवल थे उस टाइम पे, और कमांडर इन चीफ जो आते हैं जिनका क्या था, सेना पे कंट्रोल था, उनको छोड़कर जितने भी होंगे वो सारे इंडियंस होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये उनका था। तो द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी अ टेम्परेरी मेजर अंटिल अ न्यू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये तब तक होना था जब तक कि आपका पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार ना हो जाए। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। और यहाँ पे जो लिखा ऑल मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस, नहीं, कमांडर इन चीफ के अलावा वाइसरॉय भी तो था, ये दोनों थे, तो ये याद रखना, इसलिए गलत हो जाता है। तो अभी तो पढ़ लिया पूरा मैंने वेवल प्लान, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे देख लेना एक बार, ठीक है ना। कौन कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे यहाँ से जिन्होंने क्या आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ से मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने वाले जिन्ना थे, यहाँ से कौन थे, आपके वाइसरॉय वेवल थे। तो इनकी क्या हुई थी। अच्छा, एक और चीज़ थी कि मुस्लिम लीग चाहती थी, जो जिस पर पूरी तरीके से मना करती थी आईएनसी, वो चाहते थे वर्चुअल वीटो को चाहते थे। मुस्लिम लीग चाहती थी वर्चुअल वीटो, मतलब वो क्या कर सकते हैं, किसी फैसले को बदलने में फैसला बदल सकें। अगर आईएनसी कोई लेती है फैसला, ये मेजॉरिटी वाली
बोल सकते हैं आपकी पार्टी थी, वो अगर कोई फैसला लेती उसे बदल सके तो ये मना कर दी थी आपकी, ठीक है ना, लिखा हो ना, बट द कॉन्फ्रेंस रेली ब्रोक डाउन टू द जिन्ना, ठीक है ना, इन ट्रांसिजेंट डिमांड दैट द लीग हैड एब्सोल्यूट राइट टू चूज ऑल द मुस्लिम मेंबर्स, कि उसको राइट्स हैं कि वो मेंबर वही चुनेगी, ठीक है ना, और किसी को नहीं, दैट देयर शुड बी अ काइंड ऑफ द कम्युनल वीटो इन द एग्जीक्यूटिव विद डिसीजन अपोज्ड बाय द मुस्लिम नीडिंग द 2/3 मेजोरिटी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, क्या कर सकते हैं, बोल के डिसीजन को बदला जा सकता है, हालांकि जबकि आप माइनॉरिटी में तब भी हम क्या कर सकें, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए उसे बदलने में हमारे पास वीटो होनी चाहिए, पर मानती नहीं है आपकी, ठीक है ना। कांग्रेस जो रहती है वो ऑब्जेक्ट करती है भाई कि एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट द कास्ट हिंदू पार्टी, कि भाई हम कोई ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हिंदू की पार्टी, हम क्या करेंगे, हम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे किसको भेजा जाता है, अबुल कलाम आज़ाद को भेजा जाता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वर इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764, 22 ऑफ अक्टूबर। इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये वो था जब आपका क्या होता है, अंग्रेज होते हैं, उनके हाथ में एक्चुअल में कमांड आती है, वो जान लेते हैं कि अब उनका क्या है, भारत पे वो राज कर सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, हालांकि उनका संबंध बैटल ऑफ बक्सर से था, पर वो बाद में आता है जब आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देंगे। तो ये बैटल में तो नहीं थे, बैटल में जो आपके थे वो कौन थे आपके, वो लड़े थे आपके टॉमस मुनरो, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, सॉरी टॉमस मुनरो नहीं, हेक्टर मुनरो लड़े थे। मीर कासिम थे, बिल्कुल सही है, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे वो लड़े थे। और सिराजुद्दौला तो आपके प्लासी में थे, प्लासी वॉर थी जो आपकी 1757 की। और सालम द्वितीय थे, सालम द्वितीय जो थे आपके वो कौन थे, तो वो थे आपके कौन, मुगल एम्परर। एक सुजाउद्दौला भी थे, सुजाउद्दौला, ये कहाँ के थे, ये अवध के नवाब थे। तो दो लोग हैं, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तो 2 and 4, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो लिखा था कंबाइंड आर्मी ऑफ द मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, जो आपके सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर, वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेज अंडर द मेजर हेक्टर मुनरो एट द बक्सर ऑन द October 22, 1764। In a closest contested battle, the Viceroy made the English a great power in the northern India, and contenders to for the supremacy of the whole country। तो ये वो वॉर थी, दोनों वॉर थी जो सुपरमेसी लाती है किसकी, आपकी ब्रिटेन को, या ब्रिटिश बोल सकते हैं, जो आपकी कौन रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मिस्टेक पॉइंट ये हो सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला आर द एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ प्लासी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती तब आज जाके किसको बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, काफ़ी ज़्यादा सीनियर रहते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो इन्हें फिर से बुलाया जाता है ट्रीटी साइन करने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद वाज साइंड ऑन द 12th of August 1765 बिटवीन द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय एंड सन ऑफ द लेट एम्परर आलमगीर II and Robert Clive of the East India Company in the aftermath of the Battle of the Buxar 22 of October 1764। तो याद रखना कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद साइन हुई थी, आपकी बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो लिखा हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लिखा हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एक्ट वाज रिजल्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान, बिल्कुल सही था, इसे आपका 3 जून प्लान भी बोलते हैं और डिक्वेट प्लान भी बोलते हैं। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग, नहीं, आपका यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा आपके सही है। एक्सेप्टेड दोनों ने किया था, मुस्लिम लीग हो चाहे एनसीओ, दोनों ने क्या किया था, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका क्या किया था, मंजूर किया था। द बाउंड्री कमीशन वॉज हेडेड बाय द सर सिरिल रैटक्लिफ, बिल्कुल सही है, रैटक्लिफ लाइन जो आपकी ड्रॉ हुई थी तो इसी कारण हुई थी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड, तो पढ़ लेना, 3 जून प्लान भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ऑन 3 June 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान known as the Mountbatten Plan। The plan was accepted both by the Congress and the Muslim League, याद रखना, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट नॉट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। द प्लान वाज इमीडिएटली इन्फोर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इन द 1947। इट प्रोवाइड द 2 डोमिनेंट स्टेट्स का निर्माण होता था, याद रखना, कभी भारत यानी डोमिनेंट स्टेट रहा है, बिल्कुल रहा है, 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो गया था तब तक हम क्या रहे हैं, डोमिनियन रहे, किसके, ब्रिटेन के। इंडियन पाकिस्तान, और याद रखना कि इंडिया के कौन बने थे आपके पहले गवर्नर, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था तो उसके कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे, और पाकिस्तान के बने थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। द बाउंड्रीज बिटवीन द 2 डोमिनेंट स्टेट्स वर टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कमीशन विच वाज हेडेड बाय द सर सिरिल रैटक्लिफ। तो याद रखना रैटक्लिफ लाइन किनके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा देखो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ द पंजाब, पंजाब का पार्टीशन हुआ था, और आप जानते हैं कि वेस्ट पंजाब उनके पास चले गया था और जो ईस्ट पंजाब था वो हमारे पास आ गया था, और जो कैपिटल थी लाहौर वो वहाँ चली गई थी पाकिस्तान के पास। और ये किस हिसाब से हुआ था, तो ये किसके बेस पर था, रीजनल बेस पे हुआ था, रिलीजन बेस पे हुआ था, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बंगाल भी सेपरेट होता है
कमीशन ऑफ द डैम डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन देम। पाकिस्तान वॉज टू कंप्रोमाइज द वेस्ट पंजाब जाता है, ईस्ट बंगाल जाता है उसके पास। ईस्ट बंगाल आप जानते हैं जो जिसे उस टाइम पे क्या बोला, ईस्ट पाकिस्तान भी बोला जाता है, आज का बांग्लादेश। टेरिटरीज ऑफ द सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी जाता है, ठीक है ना। और सिलहट डिवीजन, सिलहट डिवीजन पहले आसाम का पार्ट था, आज ये आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर आता है। भावलपुर हो गया, खैरपुर हो गया, बलूचिस्तान एंड 8 अदर प्रिंसली स्टेट ऑफ द बलूचिस्तान। द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट सीज्ड एंड दे वर फ्री टू द ज्वाइन द आइदर। अच्छा, प्रिंसली स्टेट को क्या किया था आपका, फ्री रखा गया था कि आप जिसके साथ जाना चाहें उसके साथ जाएं, ठीक है ना। बोथ द डोमिनियन ऑफ द इंडियन एंड पाकिस्तान वर टू हैव द गवर्नर जनरल टू बी द अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द कॉमन गवर्नर जनरल इन द इफ द बोथ, कॉमन तो होता नहीं है, बोथ एग्रीड होते नहीं, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते हैं। The Constituent Assembly of the both the states were free to make the constituent of the constitution to their respective countries, ठीक है ना। For the time being till the constitution was made, both of them would the governed in the accordance with the Government of India Act of 1935। Government of India Act से लगभग 65% आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो जब तक ये फॉर्मेशन नहीं हो जाती, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता, तब तक दोनों किसके हिसाब से चलेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू चलेंगे, ये उस समय बोला गया था। Any modification or the omission could be done by the Governor General, British government would not any control on any dominion, ठीक है ना। तो कंट्रोल नहीं होगा उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट जनरल वाज इन्वेस्टेड विद द एडिक्वेट पावर अंटिल द मार्च 1948 टू इशू द ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द सिविल सर्वेंट हु हैड बीन अपॉइंटेड, जो अपॉइंटेड हो रहे थे सिविल सर्वेंट बिफोर द ऑगस्ट 15 1947 विल कंटिन्यू सर्विसेज विद द सेम प्रिविलेज। तो याद रखना वो अपनी क्या कर सकते, ड्यूटी को क्या कर सकते, कंटिन्यू कर सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो सिक्वेस्ट्रेशन को देखें तो इसे बोलते हैं आपका अवक्षेपण या कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, नेचुरल भी कर सकते हैं और आपका किस तरीके से होता है, आपका आर्टिफिशियल भी होता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो लिखा हुआ है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द कार्बन इन द प्लांट सॉइल्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन द ओशन। तो मैं भी बता दूंगा, तो ये सही है आपका। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑक्योर्स बोथ द नेचुरली एंड एज रिजल्ट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड टिपिकली रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ द कार्बन। तो दोनों सही हैं आपके। तो लिखा हुआ है देयर हैव बीन द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट टू द डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ द फील्ड ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आप जानते हैं कार्बन जब आपका CO2 ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग का क्या ये कारण है। अच्छा, लिखा आफ्टर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द कार्बन इन द प्लांट सॉइल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन द ओशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑक्योर्स बोथ द नेचुरली एज। तो ये तो दोनों सही हो जाते हैं, पढ़ने की जरूरत, ये आपकी पूरी प्रोसेस है। तो कार्बन का जो आपका बोल सकते हैं सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, डिस्पर्स कर सकते हैं अलग अलग। तो बिल्कुल आपका क्या होता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका जो बिल्कुल बोलते हैं कि आपका जैसे अगर ओशन में हो जाए या फिर आपका बिल्कुल कहाँ पे हो जाए, लैंड फॉर्म के बिल्कुल अंडर द लैंड, तो वहाँ पे क्या हो सकता है गैस रिजर्व के थ्रू आपका क्या होता है CO2, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके जितने भी आपके क्या होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। और कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में, कोल बेड मीथेन फॉर्मेशन यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। सॉइल अमेंडमेंट्स लिखा हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपके कौन होते हैं प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका CO2 को लेते हैं, पर रात को क्या करते हैं CO2 को एमिट करते हैं। ह्यूमंस हो गए तो ये क्या करते हैं आपके, हम भी तो क्या करते हैं CO2 को छोड़ते हैं। तो ये हमारे क्या हो सकता है जो लैंड फॉर्म है वहाँ से क्या कर सकते हैं हम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। पॉन्ड्स विद द बैक्टीरिया वहाँ पे हो तो वो भी क्या करते हैं CO2 को छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, पढ़ लेता हूँ मैं। देखो अब टाइप्स कौन कौन से हैं। टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आता है, तो टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो स्थलीय आता है इज द प्रोसेस थ्रू द विच CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्री प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोर्ड एज द कार्बन इन द सॉइल इन द बायोमास ट्री ट्रंक्स ब्रांचेस फाइलेज एंड द रूट्स। मैंने बता दिया। जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आता है, तो ये लिखा हुआ है CO2 कैन बी स्टोर्ड इंक्लूडिंग द ऑयल रिजर्वियर्स, गैस रिजर्वियर्स, अनमाइनेबल कॉस्ट सीम्स, सलाइन फॉर्मेशन एंड द सेल फॉर्मेशन विद द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है। ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि ओशन absorb the release and the store the large amount of the CO2 from the atmosphere. This can be done in the two ways. ठीक है, लिखा हुआ है enhancing the productivity of the ocean biological system through the iron fertilization and the injecting the CO2 into the deep ocean. ठीक है, dumping of the iron stimulation phytoplanktons production which is turn lead to the enhance the photosynthesis from these microorganisms helping the CO absorption. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। दो मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है आपका। तो नेचुरल मेथड में आपके एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, लिखा हुआ ना इन दिस प्रोसेस बाय विच नेचर हैज अचीव्ड अ बैलेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर सूटेबल फॉर द सस्टेनेबल लाइफ। एनिमल एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड एज डू प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट्स। आप जानते हैं कि फोटो से आपका क्या होता है, रात को क्या करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं आपका CO2 क्या करते हैं एमिट करते हैं। नेचर प्रोवाइड द ट्रीज एंड द ओशन द अर्थ एंड द एनिमल्स
themselves as a carbon sinks sponges। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल वे में क्या होता है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, चिमनीज हो गई, तो वो क्या होता है आर्टिफिशियल वे में आपका क्या होता है सिक्वेस्ट्रेशन होता है किसका, CO2 का, नॉर्मल है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना, जियोलॉजिकल में बता चुका हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो सेंट्रल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स विल मेंटेन द सेंट्रल रजिस्ट्री टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द पीडीओस, पीडीओ मतलब होता है पब्लिक डाटा ऑफिस। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, अच्छा कौन सा गलत होगा, ठीक है, तो पहला तो सही है, पब्लिक डाटा ऑफिस विल सेट अप द स्कीम एट द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सही है। पीडीओ विल हैव टू गेट द लाइसेंस, नहीं इसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। तो जो आपकी वाईफाई से रिलेटेड स्कीम है उसका नाम है पीएम वाणी, ठीक है ना, ये याद रखना, पीएम वाणी। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है वाईफाई, डब्ल्यू का मतलब हो गया एक्सेस आ गया ए से, नेटवर्क आ गया एन से, और इंटरफेस आ गया आपका। तो पीएम वाणी अगर पूछा जाएगा वाईफाई, तो क्या करना है, गांव तक वाईफाई को आपको करना है, पहुंचाना है, वाईफाई हॉटस्पॉट दिया जाना है। वैसे सिक्योर नहीं होता, जबकि आप जानते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट का ज़्यादातर आप यूज़ ना करें, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है। तो अगर कभी भी आप बोलते हैं कि अगर आपको बोल सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने, ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है पर्सनल डाटा है, तो वो शेयर ना करें वाईफाई पे, ठीक है ना, जब आपका पब्लिक वाईफाई आप यूज़ करते हो, सिक्योरिटी नहीं होती उसमें। उसमें आपका क्या होता है कि हैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो लिखा हुआ है एट न्यूमरस प्लेसेस द स्कीम एम टू ब्रिंग द लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ द वाईफाई हॉटस्पॉट थ्रू द कंट्री टू ड्राइव द कनेक्टिविटी ऑप्शन एंड द इम्प्रूविंग द डिजिटल एक्सेस। इट वॉज ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। आई थिंक 1997 या 1998 में आपकी ट्राई इंट्रोड्यूस हो गई थी, पर इसकी स्कीम कब हुई थी, रिकमेंडेशन जो दी थी वो मार्च 2017 की थी पीएम वाणी को लेकर। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्राई रिपोर्ट पब्लिक वाईफाई सिस्टम ऑफ द वानी आर्किटेक्चर कैन लीड टू द 10% राइज इन द नेट पेनिट्रेशन विच इज रिटर्न कैन लीड द 1.4% इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी में कितने का 1.4% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल को वांट टू एक्सेस द पब्लिक वाईफाई कैन डू द विया एन ऐप, उसके पास एक ऐप होगी, दे विल मेक द पेमेंट एज पर द यूजेस, वो पेमेंट कर सकता है। 27.57 सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया, 100 में से केवल 27 से 28 ही लोग क्या करते हैं रूरल एरिया में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 2019 का ये डाटा है, तो इसे बूस्ट करना वहाँ पर ये हमारा क्या उद्देश्य है। द स्कीम वुड बी सेटअप इन द पब्लिक डाटा ऑफिस एट द ग्राउंड लेवल, ये सही है। पीडीओ विल नॉट हैव टू गेट द एनी लाइसेंस और द पे एनी फीस, तो ये याद रखना। तो तीसरा वाला गलत हो जाता है, तो ये चीज़ें पढ़ लेना यार, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टाइम लग रहा है, अभी लगभग 6 क्वेश्चन रह रहे बचे हुए। कैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो लिखा प्रिवेंशन ऑफ द जेंडर बाय सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, बिल्कुल सही है। इंश्योरिंग द सर्वाइवल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इंश्योरिंग द एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल्स, बिल्कुल सही। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 2015 में बेटी बचाओ, और ये आपका देखो इस बार जो थीम थी प्रोग्राम थीम थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऑर्गेनाइज होता पुंछ जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा दिमाग में रखना। और अगर पूछा जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पानीपत से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा से, ये याद रखना, पेपरों में पूछा जाता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया, जो यहाँ पे लिखे हैं वही है, ठीक है ना। और ठीक है, अब सेक्स रेशियो को करना है, बेहतर करना है। सेक्स रेशियो जो होता है वो पर 1000 बॉयज़ में लिखा जाता है, किनका, गर्ल्स का। तो ये इंप्रूव हुआ है 16.19 918 था 2014-15 में, 934 हो गया 2019 में। हेल्थ में भी काफ़ी बोलते हैं फ़र्क देखने को मिला है। तो ये 61% था आपका 2014-15 में था, 71% 2019-20 में हो गया है। और वहीं अगर बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिलीवरीज की बात करेंगे तो वो आपका 87% से बढ़ के 94% हो गया है। तो ये आप खुद पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा कुछ अलग अलग स्कीम भी है। एक उज्ज्वला स्कीम है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, जो खरीद और बिक्री होती है किनकी, लड़कियों की, तो वो उससे रिलेटेड है। तो लिखा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रैफिकिंग एंड द रेस्क्यू द रिहेबिलिटेशन एंड द री इंटीग्रेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द ट्रैफिकिंग फॉर द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड है। एक किशोरी हेल्थ कार्ड है आपका, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो वेट होता है, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स होता है, उससे रिलेटेड। एडोलेसेंट्स जो गर्ल्स होती हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उनके पोषण से संबंधित है। आपका एक स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल है, सैग बोलते हैं, एक सुकन्या समृद्धि स्कीम है। सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात करें, ये पढ़ लेना आप लोग, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो है जो 10 साल से छोटी होनी चाहिए लड़की, वो उसके गार्जियन या उसके माँ बाप केवल क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी अगर डेजिग्नेटेड प्राइवेट या पब्लिक बैंक है वहाँ पे क्या कर सकती है, खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। ऑब्जेक्ट क्या क्या है तो मैं बता देता हूँ। तो लिखा तो ओनली पेरेंट्स और द लीगल गार्जियन ऑफ द गर्ल्स कैन ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल। पहली चीज़ है कि उसके गार्जियन होंगे, जो लीगल गार्जियन होंगे या फिर पेरेंट्स होंगे, वही खोल सकते हैं। द गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन द 10 ईयर्स, जब उसे खोला जाएगा अकाउंट को, और ये कब तक रहेगा 21 ईयर्स तक, 18 साल में ले सकती है जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट या पढ़ाई हो रही होगी। 18 साल में जो 12वीं पास कर लेगी तो वो अपने ग्रेजुएशन के लिए पैसा थोड़ा बहुत निकाल सकती है।
₹250 से इनिशिएट स्टार्ट किया जा सकता है। ₹250 मिनिमम से आप सुकन्या समृद्धि जो आपका क्या अकाउंट है खोल सकते हैं, और ये 1.5 लाख तक जा सकता है एनुअली। और मल्टीपल्स होनी चाहिए आपका किसका, 100 का, मतलब आपका 00 आना चाहिए। आगे लिखा सिंगल गर्ल चाइल्ड कैन नॉट हैव द मल्टीपल सुकन्या, एक बच्चे के नाम पे कई सारे खाते नहीं हो सकते। दूसरी बात, 2 लड़कियां हैं, उस अगर किसी की 2 लड़कियां तो उन्हीं के नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 है तो तब नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है वो 7.6% चल रहा है एनम का, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैक्सिमम कैप जो 1.5 लाख पे लगती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीएम आशा फॉर्म द पार्ट ऑफ द पीएम आशा। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टॉकिस्ट स्कीम है। तो ये तीनों सही है आपके, ऑल ऑफ द एबव होगा। पीएम आशा की जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अम्ब्रेला स्कीम है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट जो आपका प्राइस एमएसपी होता है तो उससे रिलेटेड है। अम्ब्रेला मतलब होता है जिसमें कई सारी स्कीम आपकी क्या होती है, एक साथ कंटेन कर देते हैं। जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम है, तो इन प्राइस सपोर्ट स्कीम द पीएसएस फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ द पल्सेस ऑयल सीड एंड द कॉपरा विल बी डन द सेंट्रल नोडल एजेंसी विद द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स स्कीम है अंडर द पीडीपीएस डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द differences between the MSP and the selling models. Price will be made in the pre-registration farmer selling the produce in the notified market through the transparent auction process। यहाँ पे चलेगा, ऑक्शनिंग के थ्रू चल सकता है आपका, ठीक है ना। एमएसपी मतलब होता है कि अगर कहीं जाके उसे मान लो कि अगर उसने एमएसपी तय कर दिया, हमने 1 किलो, मान लो 1 किलो चावल है, उसका एमएसपी सरकार ने तय कर दिया 30 रुपये, तो 30 रुपये से नीचे वहाँ कोई नहीं बेच सकता। अगर किसान को कहीं 40 रुपये मिल रहा है तो वहाँ बेच सकता है। तो ये होता है ऑल पेमेंट विल बी डन डायरेक्टली इनटू द रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर। द स्कीम डज नॉट इन्वॉल्व द एनी फिजिकल प्रोक्योरमेंट क्रॉप्स। तो याद रखना ये डायरेक्ट बेनिफिट थ्रू द अकाउंट है। पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, ये पढ़ लेना एपीएमसी के बारे में, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और ये चीज़ें पढ़ लेना। अब आगे देख लीजिए, तो लगभग अभी कितने क्रॉप्स में मिलता है एमएसपी, तो 22 है आपकी, जिसमें आपकी पैडी आ जाती है, ज्वार आ जाता है, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंड नट आ जाता है, सेल, सोयाबीन, सनफ्लावर्स, इसमें नाइजर सीड, कॉटन, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रैपसीड आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, सेफ्रॉन आ जाता है, जूट और कॉपरा आ जाता है। अच्छा, कुछ भी आपके एक्स्ट्रा भी आपके क्या है, जैसे कोकोनट आ जाता है, ठीक है ना, तो इन्हें भी इंक्लूड किया गया। तो 22 पे आपका क्या है, एमएसपी आपका जारी है अभी रिसेंट में खरीफ की फसलों पर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज द यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर, बिल्कुल सही है। नो इंडिविजुअल फ्रॉम द इंडिया हैज बीन अवार्डेड, ये गलत है। 2018 में किसको मिला था, नरेंद्र मोदी को, हमारे पीएम थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था 2018 में, याद रखना, उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसके साथ मिला था, तो ये मिला था फ्रांस के जो आपके कौन है प्रेसिडेंट है, एमेनुअल मैक्रोन के साथ, ठीक है ना। किसके लिए मिला था, क्योंकि इन दोनों ने क्या बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, इसके लिए मिला था। तो ये पढ़ लेना, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये 2005 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 95 लीडर्स हैं जो, ठीक है ना, 24 वर्ल्ड लीडर्स हैं, 57 इंडिविजुअल्स हैं, 12 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें मिला है। भारत की तरफ से तुलसी तांतिया 2009 में मिला था, विनोद खोसला आप 2010 में मिला था, अब पीएम मोदी को मिला था 2018 में, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पद्म अवार्ड्स। तो ये बोल रहा है कि पद्म अवार्ड्स 1964 में नहीं, ये भारत रत्न के साथ ही इंट्रोड्यूस हुए थे 1954 में, तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट इन द ऑल द फील्ड्स ऑफ द एक्टिविटी एंड डिसिप्लिन वर द एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो दूसरा वाला सही है आपका, ठीक है ना। तो 1954 में आपका इंट्रोड्यूस होता है ये, और इनकी घोषणा कब की जाती है, 26 जनवरी को की जाती है, ये याद कर लेना और ये पढ़ लेना। अब देखो, सबसे जो हाईएस्ट होता है वो कौन होता है, पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर आपका पद्मश्री होता है। किन किन फील्ड में दिया जाता है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड द इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड द लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज में दिया जाता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पद्म अवार्ड कमेटी होता है जिसको हेड कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्रेजेंट किसके थ्रू होता है, तो प्रेसिडेंट देते हैं इसे, और ये नॉर्मली कब दिया जाता है, मार्च अप्रैल में दिया जाता है हर साल। अच्छा, 2021 में आपके कुल मिला के 119 में पद्म अवार्ड। एक चीज़ याद रखना, भारत रत्न हर साल वैसे दिया जा सकता है, पर ये जब लगेगा तभी दिया जाता है, तो हर साल तो दिया नहीं गया, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो 119 पद्म अवार्ड से ये हर साल दिए जाते हैं, 7 आपके पद्म विभूषण, 10 आपके पद्म भूषण और 102 आपके पद्मश्री हैं। कुछ आपके जैसे हैं तो सिंजो को मिला, जापान के जो आपके कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, तो भारत, इंडिया और जापान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए इन्हें मिला है, तो
तो ये SP बाल सुब्रमण्यम थे आपके, ठीक है ना, गायक थे जो, तो उन्हें मिला है, तो ये पढ़ लेना जिन जिन को मिला है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, पर हाँ पद्म विभूषण याद कर लेना, पद्म भूषण याद कर लेना, क्योंकि 7 10 17 तो याद कर सकते हो, 102 याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने स्टेट से, जैसे उत्तराखंड से अगर आप हैं तो आप उत्तराखंड से जिन्हें मिला है उनको याद कर ले। ये जो आपके लोकल पेपर होते हैं उत्तराखंड के, वहाँ पे आ सकता है। 59वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो लिखा हुआ है ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बिल्कुल सही है। 1974 में बना था, जब आपको ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था 1973 में, बिल्कुल सही है। और 30 इसके मेंबर है, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है ना। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना यार, ठीक है ना। और ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिखा इन एडिशन द IA फैमिली ऑल्सो इंक्लूड द 8 एसोसिएशन कंट्रीज, इंक्लूड द ब्राजील, चाइना, इंडिया, इनमें भी आते हैं। 3 कंट्रीज आर सीकिंग एक्सेशंस टू द फुल मेंबर, चिली, इजराइल एंड लिथुआनिया। तो याद रखना यार, IEA 1974 में फॉर्म्ड हुआ था, जब आपके ऑयल क्राइसिस चलता है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएटेड 1975। अरे नहीं, 1945 में बना था यार, ब्रेटन ट्विंस था IBRD के साथ। IBRD जो आज का माना जाता है आपका वर्ल्ड बैंक, उन दोनों के साथ बना था, गलत है ये। अच्छा, IMF प्राइमरी पर्पज इन इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो दूसरा सही है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, राइट बोल रहे हैं ना, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो लिखा है रिसेंटली द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये जारी कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है। पेपरों में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन करता है, तो ये करता है। इसने भारत की जो GDP प्रिडिक्शन किया था वो 11.5 है, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि तब अभी क्या आ गई आपकी कोविड की जो दूसरी वेव है वो स्टार्ट हो गई, तो मुझे नहीं लग रहा अब इतनी होगी, ठीक है ना। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ बने थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 जब आपका खत्म हुआ था तब एक साथ इंट्रोड्यूस हो गए थे। आपका कौन सा था, ब्रेटन वुड आपका कॉन्फ्रेंस था, US में हुआ था, और इसी के कारण जब एक साथ बने थे, एक और बना था इनके साथ, वो बना था GATT, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, 1945 में बने थे। 189 मेंबर है आपके IMF के, ये याद रखना। इंडिया ने ज्वाइन किया था उसी साल दिसंबर 27 1945 को। इसके अलावा देखो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी करता है। अच्छा, ये अलग अलग हैं, जैसे 2020-21 के लिए कितना 10.3 किया है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा 10.3 से, तो वो दिख गया था। 2021 और 21-22 के लिए कितना था, 11.5 करके देखने को प्रोजेक्शन ग्रोथ बोला था इन्होंने। और ये देख लीजिए अलग अलग देशों का कितना था, 2021 में 5.1, तो और ये 2.5 है, जर्मनी का 3.1 है, और ये इंडिया का देख लो 11.5 प्रिडिक्ट कर रखा है, और 2022 में 6.8 आपका प्रिडिक्ट कर रखा है, किसने, आपका IMF ने। तो ये था आपका वीडियो। तो वीडियो का जो आपका PDF होगा वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम को मिलते जाएँ। फेसबुक पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप फेसबुक पे हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप हमें कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।